मिडिल स्टैंडर्ड प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 के हवाले से मैथ की तैयारी और एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें भी देखनी है। मसलन पहला आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारे पास है इस तरफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसके बाद इसको भी जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, the decimal fraction in which there are a finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal fraction. For example, अब ये लिखे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। सबसे पहले 1/4 लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर लेकर आना है। अब इसको देखें कि ये यहाँ पे हल नहीं होगा, तो आपको 1 को अंदर रखना पड़ेगा और 4 से इसको सॉल्व करना है। तो ये अंदर की रकम अब छोटी नज़र आ रही है और बाहर बड़ी नज़र आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको सिफर लेना पड़ेगा और पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लेने के बाद आप इधर से एक 0 लगा दें। अब 4 का टेबल पढ़ना है 10 तक। 2 पे करें, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। अब 10 में से 2 निकालें तो आपके पास बच जाते हैं 2। एक और 0 आप लेंगे और अब 4 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 4 5 सा 20। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ जो आपके पास आंसर नज़र आ रहा है इसका 0.25, ये मुकम्मल सॉल्व हो जाए और आगे ना जाए। जहाँ पे मुकम्मल हो गया है इसके बाद आगे ना जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। ये पहले का जवाब आपको समझ आया। अब इसके साथ दूसरा शुरू करेंगे। दूसरा यहाँ मौजूद है 2/5 के साथ। तो इसका मतलब अब इसको भी हम इसी तरीके से कर लें। 2 अंदर आ गया, 5 के साथ इसको सॉल्व करें, हल नहीं होता तो 0 करके पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हम ले लेंगे 0। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 सा 20। इसका मतलब अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो मुकम्मल सॉल्व हो गया, जवाब आंसर निकल आया। इसको आप लिख देंगे यहाँ पे 0.4। इसका मतलब 0.4 भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन पे मौजूद है। अब तीसरा देख लेंगे। तीसरा आपके पास है 3/2। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब 3 अंदर चला जाएगा और 2 बाहर है। ये रकम बड़ी नज़र आ रही है और बाहर की अब छोटी होगी। यहाँ देखें, यहाँ रकम पहले 1 वाली छोटी थी, यहाँ 2 वाली छोटी थी, लेकिन अब तो अंदर बड़ी रकम है। तो अब बड़ी रकम में फिर 0 पॉइंट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बनाएंगे 2 1 सा 2। अब 3 में से आप निकाल दें यहाँ पे 2, तो 1 बच जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 उतार देंगे। अब 2 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, 2 5 सा 10। अब इसका जवाब कंप्लीट सॉल्व हो गया 1.5। और नेक्स्ट आप देख लें, चौथा यहाँ मौजूद है 7 4 के साथ। तो 7 अब आपके पास ऊपर है तो ये अंदर चला गया और 4 बाहर है। अब इसको सॉल्व करना भी आसान है, 4 1 सा 4। तो इसमें से 7 में से 4 निकालें तो आपके पास 3 बच जाते हैं। अब 3 रकम ये बाहर वाली से छोटी है, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 करना पड़ेगा। 4 का टेबल पढ़ लें यहाँ पे, 7 4 सा 28। यहाँ आपके पास 2 बच गए, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। 4 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 4 5 सा 20 और यहाँ मुकम्मल हो गया जवाब। तो आंसर 1.75 ये जवाब निकल आया। कि पहले में 1.4 में जो रकम ऊपर नज़र आ रही थी छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी। तो ऊपर 1 को हमने अंदर रख लिया था और 4 से सॉल्व करके जवाब निकाला। जवाब के आगे नहीं जा रहा, मुकम्मल कंप्लीट हो गया 0.25। दूसरे क्वेश्चन में 2 यहाँ छोटी रकम नज़र आ रही थी और 5 बड़ा था, तो हमने 0 पॉइंट से शुरू किया, इसको सॉल्व किया, यह मुकम्मल हो गया, तो यह 0.5 आंसर निकल आया। इसका मतलब अब ये भी सॉल्व है। 3/2 में देख लें, अब 3 बड़ी रकम थी तो 2 से सॉल्व किया तो पहले 1 निकल आया, फिर पॉइंट से हमने बनाया, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई आंसर नहीं बचा। जब इसमें हमारे पास कोई आंसर नहीं है मौजूद, तो हमारा जवाब अब निकला 1.5, ये आ गया आपके पास। और नेक्स्ट में 7 अब बड़ी रकम थी, तो हमने 7 से 4 से सॉल्व किया, करते हुए हम जब पहुँचे तो यहाँ जवाब ख़त्म हो गया 1.75। इसका मतलब इस सारे के सारे क्वेश्चन में मुकम्मल जवाब मिल चुका है। मज़ीद
इसके आगे कोई हिस्सा नहीं है जो इसको आगे तरतीब में लेके जा रहा है। ये मुकम्मल जिस हिस्से पे सॉल्व हो जाता है उसको टर्मिनेटिंग के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अभी आपने सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के आंसर्स। 1/4, 2/5, 3/2 और 7/4। तो इनके जो सॉल्व करके आंसर मुकम्मल कंप्लीट निकल आए हैं और मज़ीद आगे सवाल नहीं बढ़ रहा, जवाब मिल चुका है, तो ऐसे आंसर को आप पढ़ते हैं द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर अफनेट नंबर, जो मुकम्मल मिल जाता है जिसको आप जान सकते हैं, द डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट के अंदर इज़ कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको समझ आई है कि वो पॉइंट के दरमियान में भी पॉइंट आ सकता है, शुरू में भी पॉइंट आ सकता है, और मुकम्मल हल होना है इसको। तो अगर मुकम्मल होना है जिसको आप जान जाते हैं, पता चल जाता है आपको अफनेट नंबर है, तो फिर आप इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब दूसरा पार्ट यहाँ है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें, इन विच अ सिंगल डिजिट, एक अकेला डिजिट मिले या ग्रुप ऑफ डिजिट मिले, दो से मिले डिजिट में, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा दोहराया जाए, इन द सेम ऑर्डर, तरतीब के साथ, इज कॉल्ड एज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अब इसका सॉल्व करके देखेंगे कि इसका मकसद क्या समझाया जा रहा है, सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद दोबारा समझाएंगे। अब यहाँ देखें, इसके बारे में समझाया था आपको कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, और इसके अंदर जो चीज़ थी, सिंगल डिजिट भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, और दोहराया जाएगा बार बार इस तरतीब के अंदर। तो ये हमारी तरतीब कहलाती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ देखें, ये रकम हमारे पास ऊपर 1/3 में 1 है, तो हम 1 को ऐसे अंदर रख लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व नहीं होता तो पहले सिफर लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कर देंगे। तो अब यहाँ 10 हो गया। अब 3 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब फिर 1 बच गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर पढ़ेंगे 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे, फिर 1 बच गया, फिर 0 उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, फिर 1 बच गया, फिर 0 उठाएंगे, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब अब मैं जितनी मरतबा भी इसको करता जाऊँगा, ये यही 3 का आंसर ही देता जाएगा, इसलिए इसको मैं कंटिन्यू छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा आंसर जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ समझाया था कि वो सिंगल डिजिट हो, तो ये देख लीजिए 3 सिंगल डिजिट है, ग्रुप अभी नहीं बताया, सिंगल डिजिट हो तो 3 डिजिट है, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और वो बार बार 3 3 3 3 दोबारा रिपीट हो रहा है, सेम ऑर्डर, एक ही तरतीब के साथ। इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ इस आंसर को आप जो समझाया उठा के इसके सामने लिख देंगे 0.3333, और यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे कि इसका आंसर चलता जाएगा, ख़त्म नहीं हो रहा, यह चलता ही जाएगा, इसलिए इसको 2 या 3 डिजिट के बाद आप डॉट लगा के साबित कर दें कि ये मुकम्मल हो गया। अब दूसरा 1/7। अब यहाँ 1 को अंदर रख लेते हैं और 7 को नीचे वाली रकम को ऊपर। अब यहाँ पे भी 0 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। 7 को 1 पे करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी हो गए। अब 0 लगाएंगे, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 4 ज़ा 28। अब इसमें से निकालेंगे, 2 बच गए, 0 लगा, अब 7 2 ज़ा 14। अब आपके पास यहाँ पे 6 बच गया, 0 लगाया, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 8 पे आएगा 56, फिर 4 बच गया, फिर 0 लगेगा। अब 40 को पूरा करने के लिए आप पढ़ेंगे 7 5 ज़ा 35। इसका मतलब फिर आपके पास अभी यहाँ पे 5 बज गए, 0 लगा, अब 7 को 7 करेंगे, 7 7 ज़ा 49। अब आपके पास 1 बच गया। ये जो निकालने वाले इन सब के साथ आप यहाँ माइनस शो करें। अब इधर फिर 0 आया, यहाँ तक देखें, इस पॉइंट में एक तरतीब के बगैर 1 4 2 8 7 के चलता रहा। अब दोबारा से 10 आ गया, और यहाँ देखें जब दोबारा रिपीट करेंगे तो यही सारा सीक्वेंस फिर आगे जाएगा, यही सारा सीक्वेंस फिर बन जाएगा, क्योंकि 10 आ चुका है। अब मैं एक करके दिखाता हूँ, अगर 10 में से अभी करूँगा तो 7 1 ज़ा 7, फिर आपके पास 3 बच गए, 0 था रहा, ये देखिए फिर वही तरतीब आ रही है,
अब 28 पे आपके पास आ रहा है, तो आपकी दूसरा डिजिट 4 से हो रहा था, 7 4 ज़ा 28। अब इसमें से निकालें तो आपके पास 2 बच गए, फिर 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे 2 पे करेंगे, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे आपके पास 6 बच गए, 0 लगाया, 60, ये देखिए फिर 60 आ रहा है। अब किससे बना हुआ यहाँ पे 1 2 4, ये 8 पे जा रहा है। 8 पे करेंगे तो यहाँ 56 आ गया, और यहाँ करेंगे तो 4 बच गया, 0 उतारेंगे। अब देखिए जवाब ये है। अब इसको 5 से करेंगे तो 35। अब इसमें फिर देखें 5 बच गया। अब 5 का 0 उतारेंगे, 7 से करेंगे तो 49। इसका मतलब अब 10 बच गया, फिर 10 आ गया। तो यहाँ से जो समझाने वाली बात है वो समझ लीजिए कि यहाँ ये पेयर जो उसने कहा कि एक ग्रुप बन जाए। सिंगल डिजिट का तो जवाब यहाँ से समझ आया। आप कह रहे हैं ग्रुप हो जाए और ग्रुप रिपीट हो बार बार। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेके 1 4 2 8 7, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, और दूसरी दफ़ा जब जुड़ा यहाँ पे तो ये दूसरा सीक्वेंस, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये रिपीट कर रहा है और पूरे के पूरे जोड़े को 2 दफ़ा बता रहा है। तो ये भी इसी तरह चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। 10 आने के बाद फिर से ये तरतीब शुरू हो जाती है। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ये बन रहा हो और उसके अंदर वो बार बार रिपीट हो, चाहे ग्रुप के अंदर हो रहा हो, एक पूरे पेयर के अंदर हो रहा हो। जिस तरह 1 4 2 8 5 7 है, तो दूसरी दफ़ा जब बना 1 4 2 8 5 7 है। अब तीसरी दफ़ा बनाएंगे यहाँ 10 पे, फिर यही तरतीब आनी चाहिए। अगर यही बार बार रिपीट हो रहा है, ग्रुप के साथ रिपीट हो रहा है, तो आपका रिकरिंग डेसिमल आपके पास कहलाता है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, 0.142857। फिर नेक्स्ट पेयर उसका जुड़ा था 142857। इसका मतलब अब ये भी चलता जाएगा आपका। ये दूसरे का जवाब आपको समझाया। अब तीसरा है 113 का। अब 1 को अंदर रख लीजिए और 13 से करते हैं। हल नहीं होता, 0 पॉइंट लगाया, और यहाँ पर आपको भी 100 करना पड़ा। जैसे ही आप इसको 100 की तरफ लेके जाएंगे, तो आपको पहले तो एक 0 डबल लगाना पड़ा, तो 0 ले लें। आप 13 का टेबल पढ़ लें, 100 तक कितना आपके पास आता है। 13 को कर रहे हैं, 13 5 13 7 291। अगर हम 7 पे करें इसको तो 91 हमारे पास ये आ जाता है। अब 100 में से 91 निकालें तो हमारे पास 9 फिर बच जाते हैं। अब 0 उतारें। अब 13 का टेबल फिर इधर तक पढ़ते हैं। 13 को अब 6 पे करना पड़ेगा। 6 3 18 1 6 78। जैसे ये 21 आए थे तो 91 हो गए थे यहाँ पे, और अब 90 आ गए हैं। 6 3 18 1 कैरी 6 7 78 इसका जवाब निकल रहा है। अब इसको करेंगे तो यहाँ ये 0 में से 8 नहीं निकलता, तो यहाँ इसको एक कैरी करना पड़ेगा, यहाँ 10 करना पड़ेगा। 10 से 8 निकलेंगे तो आपके पास 2 बच गए। आपने जब यहाँ से कैरी किया तो यहाँ 8 बच गए। 8 में से 7 निकाले तो आपके पास 1 बच गया। अब यहाँ देखें जो सॉल्व हो गया हमारे पास, यहाँ बच गया 1 2, जिससे हुआ था हमारे पास ये 6 था। 6 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब 13 का टेबल हम देखेंगे कि 120 तक किस में आता है। तो ये हमने बनाया था। 13 को हम करेंगे 9 पे तो 117 पे आया। 3 9 27, 2 कैरी 9 1 9 10 11, तो 117 आया। हमने यहाँ लिखा 117, और जिस टेबल से किया था 9 को हम अभी यहाँ पे ऊपर लिख देंगे इस तरह। अब फिर इधर तरतीब नजर आई कि यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो हमने कैरी किया यहाँ पे। इसको कैरी करने से 10 हो गया, 10 में से 7 किए तो 3 बच गए। ये 1 बच गया था, 1 में से 0 नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, एक अपना 0 हमने फिर उतार दिया। अब 13 के टेबल को 2 टाइम करूँ अगर मैं, तो ये 26 हो जाते हैं। अब यहाँ भी यही बात है कि एक मुझे कैरी करके इसको 10 करना है। 10 में से 6 निकालूँ तो 4 बच गए। यहाँ 2 में से 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 0 आ गया। अब 13 के टेबल को यहाँ तक पढ़ना है तो 13 3 से करूँ, 39 बनती है हमारे पास। अब मेरे पास 1 कैरी हो गई, इसमें 1 बच गया। तो यहाँ देखें कि 1 आने के बाद फिर सिचुएशन वही सेम होगी, क्योंकि इस टेबल में यहाँ पे हमारे पास 1 आया हुआ है। हमने जब 1 से देखा तो ये इसका मतलब ये दोबारा से फिर से रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक काम करना है। इसके आगे हमने 13 को चेक करते हुए यहाँ एक 0 लगाएंगे तो 10 फिर छोटा है, तो हम 2 0 लगाएंगे। हमने पेयर लिया,
जैसे ही हमने पेयर लिया तो हम इधर भी एक ज़ीरो अपनी तरफ से इजाफा करेंगे, इसलिए यहाँ हमने डबल लिए तो एक ज़ीरो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पहुँच के फिर जो चीज़ नज़र नज़र आ रही है वो यही है कि ये वापस 100 के साथ फिर रिपीट हो रहा है। अब 13 को जब हम 7 टाइम करेंगे, 13 को चेक करें 7 टाइम करेंगे 91 आंसर निकलते हैं। अब 91 में से हम 100 में से निकालते हैं 91, तो अगेन आपके पास यहाँ चेक कर लीजिए 9 बच जाता है। अब 9 का जिससे हल हुआ था तो वो डिजिट आपने उठा के यहाँ लिख दिया 7, और इधर जो बच गया एक ज़ीरो लगाएंगे। अब इसके बाद आपने 790 को फिर 13 को चेक करना है कि वो यहाँ तक कौन से डिजिट पे आता, तो यहाँ 6 पे था 78, तो हमने लिखा 78 और एक कैरी किया यहाँ पे, तो 10 में से 8 निकाले तो 2 बच गए, और यहाँ 8 में से 1 गया है, एक ज़ीरो लगा। लेकिन जिससे सॉल्व हुआ था वो आपने डिजिट यहाँ से इसके ऊपर अगेन लिख दिया 6 पे यहाँ तक। अब इसको देखना किस पे आता है, तो ये 9 पे 117 आता है, 39 से 9 को देख लीजिए, 13 9 से 117 बनती है 117, तो 9 को उठा के यहाँ लिख दीजिए और 117 को इधर लगा दीजिए। अब एक इधर चेक किया तो 1 फिर कैरी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जब इसको यहाँ कैरी किया तो 10 हो गया, 10 में से 7 फिर 3 बच गए, एक ज़ीरो लगाएंगे, जिससे हुआ था वो ऑलरेडी आपने ऊपर लगा दिया। अब 30 है तो 13 को 2 टाइम करें तो 26 आ जाता है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 टाइम करने का 2, यहाँ से 10 फिर कैरी हो गया, 6 निकालें तो 4 बच गया ज़ीरो। अब 13 का टेबल 3 टाइम हम करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो 39 आ जाएगा, फिर एक बच गया। इसका मतलब जिस पेयर को आप अभी ख़त्म किया था ये तीसरी दफ़ा फिर यही काम शुरू होने वाला है। अब समझा देते हैं दोबारा, ये देख लीजिए 076923, ये एक डिजिट आपके पास नज़र आ रहा है। इसके मुताबिक सिंगल डिजिट है, ग्रुप के अंदर रिपीट होता है, अगेन बाई अगेन होता है, ये रिकरिंग है। तो यहाँ 07692 पे 3 पे ये ख़त्म हुआ था, अगेन यहाँ देख लीजिए 0 से फिर स्टार्ट हुआ था, 076923 दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब अब फिर नीचे 1 आ गया, ये 1 फिर सॉल्व नहीं होगा और ये फिर इसी तरह ये चलता जाएगा, और ये काम दूसरे पेयर में भी सेम नज़र आ रहा है। अब इसके आंसर को लिख लेंगे यहाँ पे 076923, फिर 076923 और यहाँ पे कंटिन्यू, इस आंसर चलता जाएगा, लेकिन ये पेयर के हिसाब से। यहाँ इस जगह में जो उसने समझाया था सिंगल डिजिट है तो ये 333 करके ये सेम डिजिट पेयर हो रहा था और इससे जवाब बन रहा था और ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ऐसा आंसर जो अपने किसी सिंगल डिजिट पे जा रहा हो और ख़त्म भी ना हो रहा हो तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट कहलाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में आपने सीखा था कि वो डिफरेंट होगा, लेकिन वो पेयर फिर वापस से दोबारा से उधर से ज्वाइन करके दोबारा बनेगा। तो ये आंसर देख लीजिए, इनमें दोबारा 1428 या 1428 दोबारा रिपीट और ये भी चलता गया, बंद नहीं हुआ। तीसरे में भी देख लीजिए 1 को शुरू किया तो यहाँ पहुँच के पर 07692 पे यहाँ पे जब कंप्लीट हुआ तो हमने निशानी क्या की कि हमने यहाँ ज़ीरो का इजाफा डबल किया था, 2 ज़ीरो लगाए थे तो एक ज़ीरो हम ऊपर लगाएंगे। जैसे इधर हमने 2 ज़ीरो लगाया था तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो हमने अंदर लगाया था, फिर ये प्रोसेस उसी तरह कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके पास रिकरिंग डेसिमल का पार्ट नज़र आ रहा है। इस पार्ट में 7 के साथ है तो हम 7 को अंदर रख लेते हैं और 22 को बाहर रख लेते हैं। सॉल्व नहीं होता तो आप पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और इसके साथ अब 22 का टेबल पढ़ेंगे कि इधर तक आ जाए। 22 को आप 3 टाइम करें तो 66 बनते हैं। इसमें से हमने 0 और 6 है तो एक कैरी करना पड़ा, जब जैसे ही कैरी किया तो 10 हो गया, 10 में से 6 निकाले तो हमारे पास यहाँ 4 बच गई। ये फिर देख लें, यहाँ 7 है, 7 में से एक कैरी किया इसको 0 को तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 निकाले 4 बच गया, तो यहाँ पे तो 6 बच गया, 6 में से 6 निकाले तो 0 आंसर होता है। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास 4 है, 22 हमने एक 0 लगाया। अब 22 को 1 टाइम करेंगे 22 आता है, 2 टाइम करेंगे 44 आता है, तो 44 इससे बड़ा है, नहीं ले सकते, हम 1 से लेंगे 22 को। अब इसमें से एक कैरी करेंगे, 10 में से 2 निकाले तो 8 बच गए, और यहाँ 3 बच गए, 3 में से 2 निकाले 1 आ गया। अब अपने 0 लेना है। अब इसकी बड़ी डिजिट है, इसको हम देख लेते हैं कि 22 को हम किस पे 80 पे लेके जाएं तो 88 तक पहुंच जाए। हम इसको 8 पे कर लेते हैं, 8 टू ज़ा 16 1 कैरी, 8 टू ज़ा 16 70 176 आ रहा है यहाँ पे, तो हम इधर लिख लेंगे 176
माइनस करेंगे और जिस डिजिट से हुआ था वो डिजिट आ जाएगा यहाँ पे 8। और अब फिर 10 इधर से कैरी करेंगे, 8 में से 10 करेंगे इधर भेजेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 6 निकाले तो 4 बच गया, 7 ऊपर बच गया तो 7 नीचे नहीं लिखते, 0 होता है नहीं लिखते। अब आप फिर 0 करेंगे, अब देखिए फिर 40 नज़र आ रहे हैं आपको। अब आपके पास ये निशानी देख लीजिए, फिर से 40 नज़र आ रहे हैं। अब 40 नज़र आ रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारा से ये इसका मतलब डिजिट शुरू हो गया। अब 22 को आप देख लें किससे किया था, 1 से किया था, 1 से किया था 20, ये इसमें से फिर आपके पास कितने बच रहे हैं, 10 में से 2 निकालें तो 8 बच गए, और यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 1 और एक 0 लगाया आपने, क्योंकि 18 उससे छोटा नज़र आता है। तो फिर दोबारा देखा तो फिर यही डिजिट नज़र आता है। 22 को 8 करेंगे अगेन तो 176 आ गया, और जिस डिजिट से बना था वो डिजिट फिर इधर लिख दिया। अब फिर इधर चेक कर लीजिए, आपके पास 8 में से एक कैरी किया, 10, 10 में से 6 निकाला तो यहाँ पे 4 बच गए, यहाँ 7 बच गए तो 7 7 0 0, फिर 0 निकाला, इट मीन्स ये फिर से दोबारा वही काम शुरू हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 1 से करेंगे, 1 ज़ा 22, और फिर 10 में से निकाले 8 8 8 बच गए, और आपके पास यहाँ 1 आ गया, एक 0 उतारा। यहाँ देखें फिर समझ आती है कि 22 8 टाइम किया था तो 176 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से फिर 10 करें तो फिर 4 बच गया, 0 0, जिससे सॉल्व हुआ था 1 से हुआ था, जिससे सॉल्व हुआ था 8 से हुआ था। तो ये तो बता रहा है कि 3 के बाद 1 8 1 8 1 8, ये तो पेयर चलता जाएगा आपके पास, ये भी रुक नहीं रहा। ठीक है, तो ये फिर आगे आप बढ़ा भी सकते हैं, और जहाँ तक आपने आंसर करने हैं वो अभी इसको लिख देंगे, 0.31818 और कंटिन्यू है, ये बार बार आपका डिजिट वापस उधर जाके 40 के ऊपर जाके रिपीट करता है, बार बार आपका ये 40 के ऊपर जाके, देखिए 3 टाइम इसने यहाँ रिपीट किया, और नीचे जाके भी ये 18 रिपीट करता जाएगा, इसलिए इसको लिख देंगे यहाँ कंटिन्यू पे। तो ये ऐसा हिस्सा जो अपने डिजिट को बार बार रिपीट करे या सिंगल डिजिट में रिपीट करे, तो वो आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। इसको देख लीजिए, ये रफ अमल इस तरफ नज़र आ रहा है सारा, इस रफ अमल की मदद से समझाने की कोशिश की है। ये पहले पार्ट में है, ऊपर देख लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट 1/3 का समझाया था, इसका रफ अमल का तरीका डेसिमल के इस तरफ से आपके पास सारा आ रहा है। यहाँ हमने रोका था क्योंकि हमारे पास यहाँ रुकने की वजह ये थी कि 999 ये 333 पे रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इसके आंसर को लिख के बता दिया कि सिंगल डिजिट रिपीट अगेन अगेन इट इज़ कॉल्ड द रिकरिंग। फिर नंबर 2 पे हमने जब चेक किया तो इसका जब पार्ट बनाना शुरू किया, नीचे जाकर ये फिर जाकर चलते चलते इस जगह में रिपीट शुरू हो गया, क्योंकि 1 आ गया था, 1 से दोबारा इसके मुताबिक 1 से दोबारा ये चलते 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 फिर वही डिजिट दोबारा शुरू हो गए थे, और यहाँ फिर 1 आ गया था। तो यहाँ हमने जब इसको चेक किया तो हमने नंबर लिख दिए 1 4 2 8 5 7 फर्स्ट पेयर, और दोबारा जब यहाँ नीचे जाकर 1 रिपीट हो रहा है तो इसके अगले वाला हिस्सा फिर शुरू हो गया 1 4 2 8 5 7 रिपीट। इसका आंसर फिर लिख दिया और ये कंटिन्यू कर दिया। तीसरे में भी देख लीजिए आपके पास, क्योंकि यहाँ जब आंसर शुरू हुआ था तो ये एक जगह थी जहाँ 1 आने के बाद डबल 0 लगाए थे, तो हमने यहाँ एक सिंगल 0 ऊपर भी लगाया, फिर इसको सॉल्व किया, नीचे जाके इधर पहुँच के इसने फिर 0 उठाना है, क्योंकि ये 1 फिर आ गया, फिर डबल 0 करूँगा तो इसका आंसर फिर शुरू होता है, इसलिए फिर इसके भी पेयर में एक इधर और दोबारा रिपीट में भी यही आ रहा है, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया और इसको भी कंटिन्यू कर दिया। तीसरे 7 वाले में भी हमने ये तरतीब की, यहाँ के जल्दी पता चल गया कि फर्स्ट के बाद यहाँ 40 इधर कंप्लीट होता है, फिर 40 रिपीट होता है, फिर 40 अब नीचे जाके भी रिपीट होता है, ये फिर 3 के बाद 1 8 1 8 1 8 करता जाएगा और कंटिन्यू रहेगा। तो ये यहाँ तक आपको समझाया। इन दोनों में आपने अभी जो चीज़ देख ली है कि जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें जो जवाब होगा चाहे वो सिंगल डिजिट में हो या ग्रुप की शक्ल में हो, लेकिन उसकी निशानी ये होगी कि वो बार बार दोहराया जाएगा। ऐसी चीज़ इस आर्डर के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हो तो उसको आप कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब मज़ीद निशानी देखें, नंबर्स को रैशनल इर्रेशनल कैसे हम साबित करेंगे। तो अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, और जब इस अंडर रूट 2 को सॉल्व करेंगे जाकर तो 1.414211 356 और ये कंटिन्यू चलता है। ऐसा ऐसा डिजिट जो अंडर रूट की शक्ल में भी था और उसका सोल्यूशन भी जाकर आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे डिजिट को आप लिखेंगे इर्रेशनल।
और साथ में इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसके नीचे जो दूसरा नज़र आ रहा है 3/5, अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर 0.6 पूरा निकल आता है। इसका आंसर पूरा निकल आया 0.6, तो इसका मतलब ये आपके पास रैशनल है और इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास √3 नज़र आ रहा है। जब √3 को आप सॉल्व करते हैं तो 1.73205080 और डैश 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 ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ऐसा डिजिट जो अंडर रूट में भी है और वो उसका आंसर डिफरेंट भी है और कंटिन्यू भी चल रहा है, तो इसको इर्रेशनल कहते हैं और इसको दूसरे लफ्ज़ों में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास √4 नज़र आ रहा है। अब √4 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2 निकल आता है। 4 को जब आप चेक करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 के स्क्वायर पे अंडर रूट कट जाता है, आंसर 2 निकल आता है। तो ऐसा डिजिट जो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है तो उसको रैशनल कहते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। नेक्स्ट डिजिट 25 आपके पास है, उसके ऊपर अंडर रूट है और बटा 7 पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा डिजिट ऊपर वाला जब सॉल्व करते हैं √25 को, तो एलसीएम में 5 को 25 पे करते हैं और 5 1 से करते हैं, तो 5 के 2 मरतबा होते हैं, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, ऊपर 5 आ जाता है और नीचे डिवाइडेड बाय 7 है। जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो 0.714285714 और कंटिन्यू चलता है। ऐसे डिजिट को आप रैशनल कहते हैं और ये दूसरे नंबरों में इनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड और रिक्योरिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब पाई की कीमत 22/7 भी है और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 3.141592635 और डैश 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 चलता है। ऐसा डिजिट जो पाई की फॉर्म में होता है इसको आप लिखते हैं, फिर सॉल्व करने की शक्ल में जो चल रहा होता है, ख़त्म नहीं होता, उसको इर्रेशनल कहते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल भी है। और नेक्स्ट आपके पास अंडर रूट 17 आता है। अब 17 अंडर रूट का जब सॉल्व करते हैं 4.12310526 आता है और ये मसलसल चलता रहता है। इसको इसलिए इर्रेशनल कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन और रिकरिंग भी है। लास्ट आपके पास 13 और 21 है। 13 को जब 21 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.619046199047 ये दोबारा होता है। इसका मतलब 619047 रिपीट आ रहा है और रिपीट होने के बाद ये मज़ीद आगे भी कंटिन्यू भी है। ऐसा डिजिट जो आपने पहले सीखा था कि जिसका कोई फर्स्ट डिजिट हो या ग्रुप हो और वो रिपीट भी कर रहा हो, तो आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कहलाता है और इसको आप रैशनल में भी लिख सकते हैं। मैथ अभी शुरू करने से पहले यहाँ 2 डेफिनेशन है। पहली है डिफाइन रैशनल और दूसरी है इर्रेशनल। तो पहले इसे जान लेते हैं, क्योंकि जब हम रैशनल और रैशनल को जान लेंगे फिर हम 1.1 पे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको रैशनल और इर्रेशनल में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तवज्जो से समझिएगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनेशन में रैशनल नंबर की, rational number are numbers that can be expressed as the ratio of two integers, a fraction. They can be written in the form of a and b, whereas a is an integer, the numerator, b is the non-zero integer, the denominator. Example of rational number आपको यहाँ समझाया गया कि रैशनल नंबर से मुराद वो हैं जो वजाहत पेश करते हैं रेशो में, टू इंटीगर्स में, ए और बी में, और ए वाला जो होगा उसका नोमिनेटर और बी वाला जो होगा नॉन ज़ीरो है और वो डिनोमिनेटर। एग्जांपल में 1/2 है, 3/4 है, 22/7 है, 0.5 जिसको हम लिखते हैं 1/2, 0.75 जिसको हम लिखते हैं 3/4। तो ये एग्जाम्पल थी समझाने के लिए आपको रैशनल नंबर की पहचान आप कैसे कर पाएंगे। और दूसरी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। आप ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी थी, रैशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। रैशनल नंबर वो है जिसकी वजाहत हो सकती है एज द रेशो नंबर, और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर वो है, irrational number are the number that cannot be expressed, ये वजाहत नहीं हो सकती एज द finite decimal after the decimal point के आगे, and these digits never repeat in the
प्रेडिक्टेबल पैटर्न। एग्जांपल आपको दी जा रही है रेशनल नंबर्स की, जैसे पाई है, पाई की कीमत है 3.1459 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये वैल्यू चलती जा रही है और डिफरेंट है। ये इर्रेशनल की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आपके पास है, यहाँ देखें, स्क्वायर रूट 3 नज़र आ रहा है, अंडर रूट लगा हुआ है 3 पे, तो स्क्वायर रूट 3 है। एक अंडर रूट 5 लगा हुआ है जिसको स्क्वायर रूट 5 से पहचानेंगे। एक लगा हुआ है अंडर रूट 7, तो इसको स्क्वायर रूट 7 से पहचानेंगे। तो अब दोनों में आपको जो वजाहत नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो रैशनल नंबर होते हैं इसकी आप वजाहत कर सकते हैं रेशो में, और जो दूसरे नंबर पे इर्रेशनल नंबर हैं इसकी वजाहत आप कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इसकी वजाहत नहीं हो सकती नेट नंबर के अंदर। अब इसकी बात समझ आने के बाद ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने थी। अब इसके मुताबिक इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब शुरू करेंगे यहाँ पे रैशनल इर्रेशनल नंबर की कैसे पहचान करेंगे। तो इससे पहले मैंने यहाँ आपको समझाया था कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप वजाहत पेश कर सकते हैं, जिसकी रेशो 2 इंटीगर में, और बोला था कि ए की इंटीगर में आपके पास न्यूमरेटर में और बी की नॉन ज़ीरो में डिनोमिनेटर। और एग्जांपल थी 1/2 भी है, 3/4 भी है और 22/7 भी है, 0.5 भी है, 0.5। ये मिसालें आपको दी हैं इस रेशनल नंबर में। और दूसरी आपको दी थी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में कहा था कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय डेफिनेट डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। और एग्जांपल दी थी कि पाई की 3.14159 और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। यहाँ पे अंडर रूट 3 की बताई थी, स्क्वायर रूट 3 है। अंडर रूट 5 का बताया, स्क्वायर रूट 5 है। अंडर रूट 7 का बताया, स्क्वायर रूट 7 है। आप देखते हैं इन दोनों में, रैशनल में और इर्रेशनल में, हम कैसे इसको ढूंढते हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम में चेक हो जाता है। तो आपके पास ये है 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आप 3 को जब चेक करेंगे तो 3 ट्वाइस है, और अंडर रूट कौन सा है, ये इधर पहले से आपके पास दिख रहे, ये लगा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 3 2 टाइम्स है तो अंडर रूट ये आ जाएगा। अब इसकी कटिंग हो सकती है तो इसका आंसर 3 हो रहा है। इस वजह से जिसका आंसर आपके पास निकल आ सकता है, और इसके मुताबिक रैशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, वजाहत कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं कि रैशनल नंबर है। इसलिए ये अंडर रूट 9 हमारे पास रैशनल नंबर इस वजह से है। अब दूसरा देखते हैं 12 को। अब 12 नंबर आपके पास जो बनाएंगे एलसीएम में भी चेक कर लीजिए आप। तो इसमें 2 6 सा, 2 3 सा और 3 1 सा। तो यहाँ 2 2 और 3 के साथ ये बनता है, लेकिन यहाँ अंडर रूट नहीं है तो ये सीधा सीधा है, इसलिए ये आंसर आपके पास रैशनल में नजर आता है। अंडर रूट होता तो फिर ये मुश्किल में आ सकता था। अब तीसरा आपके पास नजर आ रहा है 5 और 9 पे, तो हम 5 को अंदर रख लेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर हल नहीं होगा, तो 0.0 लेने के बाद पॉइंट करेंगे तो ये। अब इसको यहाँ 5 तक पढ़ेंगे, 9 5 सा 45, और इसके अंदर फिर देखें एक कैरी करना पड़ेगा 10, 5 निकालेंगे तो 5 बच गया, फिर 0। अब फिर 9 5 करेंगे तो 9 45, इसका मतलब अब ये आंसर फिर बच जाएगा। तो ये फिर अब 0 उतारेंगे और 0 उतार के फिर 9 5 सा 45, और ये फिर 5 बच गया। तो ये अभी कंटिन्यू भी है, और आपने सीखा था कि कंटिन्यू भी है और सिंगल डिजिट भी है, और सिंगल डिजिट भी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके पास रैशनल में चला जाएगा। आगे आपके पास है आपके पास है 8 के साथ, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 8 को हम एलसीएम करेंगे तो 2 4 सा 8, 2 और 2 1 सा। लेकिन यहाँ पहचान क्या है, अंडर रूट 8 पे हमारे पास बनेगी 2 2 और 2 के साथ। जब इसको करेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर तो नज़र आएगा सेपरेट, दूसरे का नहीं, इसकी कटिंग हो जाएगी तो 2 अंडर रूट 2। ये फिर भी अंडर रूट में जवाब आया। जब जवाब अंडर रूट में आया तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है द नंबर रैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इज द फिनाइट नंबर। कैन नॉट बी, ये वजाहत नहीं कर पा रहा, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इसको हम यहाँ लिखेंगे कि ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल में फॉर्म हुआ। अब आगे हमारे पास 100 है, 100 को चेक कर लेंगे अपने पास एलसीएम में, 10 10 और 10 1। तो अब 100 के जब हम चेक करेंगे अंडर रूट में तो 10 के हमारे पास स्क्वायर बनते हैं, इसकी कटिंग करें तो जवाब निकल आता है। जब आंसर हमारे पास निकल आता है तो यहाँ पहचान देख लीजिए, रैशनल नंबर
डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये हो गया जवाब, ये निकल आया। तो अब ये जवाब निकल आया तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि ये रैशनल नंबर है। 13 से करके देखते हैं। अब 13 हमारे पास अंदर है, 2 से करें, 2 6 12, आपके पास 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10, अब कुछ नहीं बचा, तो ये जवाब भी आपके पास निकल आया। आप इसकी वजाहत कर सकते हैं कि यहाँ जो लिखा है रैशनल नंबर, नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये वजाहत होगी कि इसके अंदर आंसर मजीद नहीं है, तो 6.45 आंसर निकल आया। इसको भी लिखेंगे हम कि ये नंबर भी हमारे पास रैशनल में है। आगे 126 है, अब इसको चेक कर लेते हैं। 126 को एलसीएम में 2 6 12 और 2 3 6, अब 3 पे कर लेंगे, 3 2 और 3 1, अब 3 से करेंगे 3 7 और 7 1, इनकी तरतीब करेंगे तो हमारे पास अंडर 126 का आंसर जो बन रहा है 2 3 3 और 7 अंडर रूट। तो इसके 3 को ट्वाइस वाले को आप अलहदा कर लें और बाकी 2 और 7 को आप इकट्ठा कर लें, तो ये कट जाएगा, 3 इधर बच जाएगा और 7 2 14। अब ये 126 का आंसर ये पेश कर रहा है, ये इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर और द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ये वजाहत नहीं कर पा रहा ये नंबर, इसलिए इस नंबर को भी हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ये इरेशनल है। तो ये वजाहत नहीं कर पाया और एक ऊपर ये वजाहत नहीं कर पाया, इसलिए दो हमारे पास नजर आ रहे हैं। आगे आपके पास है 25 और 9 के साथ, 25 लिख लीजिए और 9 पे, 9 2 18, अब 18 में से कर लीजिए, 5 में से एक कैरी इधर 15 हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाते हैं 7, सिफर अपनी तरफ से लगाएंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट होने को 9 का टेबल पढ़ेंगे, अब देखें यहाँ पे 0 उतारा, पॉइंट लगा दिया, अब 9 7 63, तो इसमें से आप 10 कैरी करेंगे, 1 इधर करेंगे, 10 और 3 निकालेंगे, तो फिर आपके पास 7 आ गया, फिर आप 0 उठाएंगे, फिर 7 से करेंगे, तो फिर ये जवाब आएगा 63। इसका मतलब फिर आपने यहाँ एक कैरी किया, 10 10 में से 3 निकाले, 7 बच गया, 6 में से कुछ नहीं है, फिर आप देखेंगे फिर 0, फिर 7 पे जाएंगे, तो इसका मतलब अब आपको मज़ीद आगे नहीं जाना, और ये फिर 7 बच गया और इसको कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसा आंसर जो इस फॉर्म में दिखा रहा होता है और वो इससे मैच हो रहा होता है और डिजिट भी आपके पास सिंगल फॉर्म कर रहा होता है, इसलिए फिर इसको भी आप लेंगे यहाँ पे 925 को रैशनल में। अब आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 169, अगर 169 को करें तो ये 13 पे आता है आंसर, 13 13 सा और 13 1 से बनता है, तो जब इसको बनाएंगे अंडर रूट करेंगे 169 और 13 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, आंसर निकलेगा सिर्फ 13। तो ये जवाब भी आपके पास जो फॉर्म कर चुका है, इसको भी आप लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब आप आखिरी नंबर देखेंगे 126, 126 को अगर रखेंगे, सॉरी 26, तो ये हल नहीं होता, 2 1 2, तो 3 और 13 1 13, तो यहाँ लेकिन वजह है कि वहाँ 26 अंडर रूट में है, तो 2 और 13 आपके पास इसमें है, तो ये मैच नहीं हो पाएगा और इसकी वजाहत नहीं हो पाती अंडर रूट और 13 की, तो इसको फिर आप लिखते हैं इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और इन सवालों के लिए सबसे पहले इस डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें कि आपको आसान हो जाएगा। ऐसा नंबर जिस नंबर से वजाहत हो सकती है, तो उन नंबरों को आप अपने पास यहाँ पे रैशनल कहते हैं। तो रैशनल 9 भी है, 12 भी है, 5.9 भी है, नीचे 100 भी है, 13.2 भी है, और लास्ट में दो नंबर हैं 25 9 भी है और इसमें 169 भी है। और जो इरेशनल नंबर हैं वहाँ उनको देखते हैं, तो इरेशनल नंबर के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। जैसे ही एक नंबर था अंडर रूट 8, अंडर रूट 126, अंडर रूट 26। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका जवाब भी इजीली आपको मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन और नंबर 2 है बुक में 1.1 में। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम स्टेट विच
देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सी फॉर्म है इनके बारे में, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने से पहले टर्मिनेटिंग जान लीजिए कि टर्मिनेटिंग क्या होगा। अ टर्मिनेटिंग नंबर इज़ द डेसिमल नंबर, ये वो नंबर है जो डेसिमल में है। इट हैज़ द फिनाइट नंबर, जिसका जवाब आपके पास मिल जाता है डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन ऑर्डर वर्ड्स। इट इज़ द डेसिमल नंबर डैट एंड और टर्मिनेट आफ्टर द सर्टेन नंबर ऑफ द डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 0.5 टर्मिनेटिंग आफ्टर द वन डिजिट में देख लीजिए, और 0.25 टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डिजिट में, 0.125 आफ्टर द टर्मिनेटिंग 3 में, और 3.14 टर्मिनेटिंग आफ्टर द 2 डिजिट है। ये समझाया इसमें। और नीचे नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज द डेसिमल नंबर that has an infinite number of the digit after the decimal point. In other word, it is the decimal number that does not end or terminate. मसलन ये कि जो टर्मिनेटिंग है उसका एक मखसूस पॉइंट है, वहाँ पे जवाब निकल आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग है उसका एंड नहीं मिलता और वो कंटिन्यू जारी रहता है। अब इन दोनों के फ़र्क को समझ लिया आपने कि जो टर्मिनेटिंग है उसका आंसर आपके पास अवेलेबल है, पहुंच जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो कंटिन्यू रहेगा। अब इसके आगे इस मश्क को हल करने के लिए चलते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, 4 को आप अंदर रख लीजिए और 9 पे इसको वर्क करते हैं कि डेसिमल पॉइंट में ही आता है कि नहीं। 0 पॉइंट करेंगे, 0 उठाएंगे। अब 9 का टेबल पढ़ लें। 9 4 सा 36, माइनस करें तो यहाँ पे 1 कैरी होगा, 10 में से 6 निकाले 4, तो इसका मतलब फिर 0, फिर आपके पास लेके चले 9 4 सा 36, यहाँ भी 4 आया, फिर ये 4 बच गया। इसका मतलब अब ये कंटिन्यू भी है और सेम डिजिट भी चल रहा है। अब यहाँ पे ऐसा डिजिट जिसके बारे में उसने बता दिया था आपको, यहाँ पे आंसर, तो ये 4 फिर 0 होता रहे, तो इसका मतलब फिर करेंगे तो 36 है। इसका आंसर अब चलता जा रहा है। तो ऐसा आंसर जो कंटिन्यू हो और वो इस फॉर्म में दिखा रहा है कि मुसलसल चल रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास कहलाएगा। अब इसके आंसर में हम इधर नॉन टर्मिनेटिंग पे टिक लगा लेंगे। अब दूसरा आंसर है 13। अब 13 को अंदर रखें और 20 पे करें। हल नहीं होता, 0 पॉइंट लगाना है, 0। अब यहाँ पे चेक कर लें, 5 कर लें तो आपके 100 बनते हैं, 6 कर लें 26 120, तो ये 6 पे आ जाएगा 120, माइनस करें तो 0, 3 में से 1 निकला, अब 1.0 निकाला। अब 5 पे करेंगे तो आंसर 100 पूरा निकल आएगा, और ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये आंसर निकल आया। जिसका आंसर मिल जाता है उसको पर हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर द डेसिमल नंबर डैट हैज़ द फिनाइट नंबर और डिजिट। और इसके बारे में ये है कि सर्टेन नंबर ऑफ द डिजिट के अंदर ये एंड्स पे हो जाता है, तो इसका मतलब ये एंड मिल चुका है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। और 1 6 में देख लेते हैं। 1 और 6 को बाहर रखें, 0 पॉइंट हल नहीं होता, लगाएंगे 1 से करेंगे, 6 1 से 6 तो 4 बच गए, 0। अब से इसका टेबल पढ़ेंगे, 6 को 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो अब फिर 4 बच गया, फिर 0 निकाला, फिर 6 करेंगे तो 36 हो गया, फिर 4 बच गया। इसका मतलब अब ये भी कंटिन्यू जाएगा। ऐसा डिजिट जो बार बार रिपीट भी हो रहा है और चल भी रहा है मुसलसल, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। इसको हम लिखेंगे अब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास आंसर है। अब आपके पास 7 और 3 पे मौजूद है। 7 को अंदर रख लीजिए और 3 पे इसको चेक कर लिया, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ, पॉइंट लगाया, 0 किया। अब 3 को 3 करें तो 9 आ जाते हैं, 1 कैरी किया, 0, 3 को 3 करें फिर 9 आ जाते हैं, फिर 1 कैरी किया, फिर 0। तो इसका मतलब ये भी चलता जाएगा। ऐसा आंसर जो कंटिन्यू हो और चलता जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा इस फॉर्म के मुताबिक। तो इसका मतलब ये आंसर भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया। अब 9 8 चेक कर लीजिए, 8 1 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया, पॉइंट लगाया, 0, 8 1 ज़ा 8, 2 बच गया, 0 लगाया। अब 2 करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 4 आया, 0 लगाया। 5 करेंगे, 8 4 ज़ा 40, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। जिसका आंसर मुकम्मल हो गया, समझ आ गया, तो इसको फिर लिख देंगे यहाँ पे कि ये टर्मिनेटिंग में है। और अगला है आपके पास 13 8 के साथ, 1 पे करेंगे, 8 1 ज़ा 8, सब में माइनस। अब इसमें से निकालें 8 में से तो आपके पास 5 बच गए। अब पॉइंट लगाया, 0,
और इसको चेक कर लें, 6 से करें 48 होता है, 50 में से निकाले 2 बच गया 0। अब 2 करेंगे 2 8 ज़ा 16, 4 बच गया 0 लगाया। 5 से करेंगे तो जवाब आपके पास पूरा निकल आया। जिसका आंसर कंप्लीट हो जाए, निकल आए, तो उसको कहते हैं आप यहाँ पे टर्मिनेटिंग। आगे आपके पास है 11 के साथ, 11 अंदर 15 के साथ, सॉल्व नहीं होता, 0 पॉइंट है, 0 लगाया। अब 15 के टेबल को चेक कर लेंगे कि वो कितने टाइम्स हम करें कि हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास 15 7 से करके देखते हैं। 5 सत्ते 35, 3 7 8 9 10, 105 जवाब आया। तो 105 हमने यहाँ लिख दिया और 7 से सॉल्व हुआ था। तो अब इसमें से 10 में से निकाला था 5 बच गया 0। अब 5 को करेंगे 3 टाइम, 3 पे करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। फिर 5 बच गए, इसका मतलब फिर 0। 3 पे करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर इसका मतलब अब ये ख़त्म नहीं हो रहा, जो आंसर कंटिन्यू हो रहा हो, इस तरह कंटिन्यू जा रहा हो, तो इस आंसर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये 11 वाला आंसर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में नज़र आया। और लास्ट आपके पास अभी है 7 के साथ। 7 चेक कर लेते हैं। 7 अंदर रख लीजिए, 11 पे 0 पॉइंट सॉल्व नहीं होता तो लगाया। आप 6 पे करेंगे तो 66। अब इसमें आपके पास 4 बच जाना चाहिए, 0 है। 3 करेंगे तो 33, और यहाँ पे पास 7 बच जाते हैं, 0। 6 करेंगे तो 66, आपके पास 4 बच गए तो 0 उठाएंगे। 3 करेंगे तो फिर 33, 33। अब 7 बच जाएंगे तो फिर 0। अब फिर 6 करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 70 जब आ जाए तो 11 6 करेंगे तो फिर आपके पास 66, फिर आपके पास यहाँ 4 बच गए। तो इसका मतलब ये आंसर आपका चल रहा है और ये रुक नहीं रहा। ऐसा आंसर जो रुक नहीं रहा और चल रहा हो, उसको आप क्या कहेंगे? आप लोग आगे जाके किसी जगह में इसको सॉल्व चेक करते हैं कि हो सकता है, इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं किस जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ देखें कि इस आंसर में ये चलता जा रहा है, अगर 4 के बाद भी ये चलता जा रहा है तो इसका मतलब अब आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग में नज़र आ रहा है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग। ये आंसर आपके पास मुकम्मल हो गया। अब यहाँ इस जगह इस सवाल में पूछा गया टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर बताने हैं। तो रैशनल नंबर की जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपने पहले सीखा था। ऐसा नंबर जो मुकम्मल हो जाए उसको रैशनल कहते हैं। जैसे ये 1.2578 आगे नहीं जा रहा, मुकम्मल हो चुका है, तो ये रैशनल है। इसके बाद 0.3333 डॉट, तो ये सेम ही डिजिट बढ़ रहा है। सेम डिजिट जब बढ़ रहा होता है तो वो भी आपके पास रैशनल में आता है। बेशक वो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन वो सेम डिजिट ही रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे इस जगह में देख लीजिए 1.34142, इसके आगे पे 33662। अब ये सारा डिफरेंट नज़र आ रहा है, यह कंटिन्यू भी है और मुख्तलिफ है। ऊपर वाला सेम था इसलिए रैशनल था, और नीचे वाला कंटिन्यू है लेकिन ये डिफरेंट नंबर में, इसलिए ये इर्रेशनल में है। इधर आप आ जाए नंबर 4 पे 5.142855 71। आप देख लीजिए 7 तक ये सेम है, इसके बाद आगे फिर डिजिट रिपीट हो गया 142857 है, ये दोनों सेम है। ऐसा डिजिट जो इस शक्ल में हो या इस शक्ल में हो, वो सिंगल में रिपीट कर रहा हो या आपके ग्रुप में रिपीट कर रहा हो, ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं लेकिन कंटिन्यू में चलते हैं। इसके बाद फिफ्थ में देख लीजिए 2.23606797 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये डिफरेंट चल रहा है और डिफरेंट वाले को आप इर्रेशनल कहते हैं। यहाँ इस पेयर को चेक कर लीजिए 4.363636, तो ये समझाने की बात ये कि ये पेयर या ग्रुप समझ लेते 36 36 36, ये कंटिन्यू है। यहाँ पे देख ले 3333, ये रैशनल बोला था, और यहाँ पे देख ले इस पेयर के बाद ये पेयर दोनों जोड़े सेम थे, तो ये वाला आपके पास रैशनल में नज़र आया। और लास्ट को चेक करिए 123105626, ये भी डिफरेंट नज़र आ रहा है लेकिन कंटिन्यू पे भी है और डिफरेंट पे भी, इसलिए ये यहाँ पे आपके पास इर्रेशनल नज़र आ रहा है। तो इसकी मिसाल से अब आपको वजाहत होगी। ऐसा नंबर जो आंसर कंप्लीट कर दे रैशनल है। ऐसा आंसर जिसका सेम डिजिट रिपीट होता जाए बार बार, वो रैशनल है। और ऐसा आंसर जिसके अंदर ग्रुप के हिसाब से रिपीट होना शुरू हो जाए और कंटिन्यू भी हो, वो भी रैशनल है। और ऐसा आंसर जो पेयर की शक्ल में रिपीट हो रहा हो और चल भी रहा हो, वो भी रैशनल है। और इर्रेशनल नंबर वो जिसके अंदर आंसर जो है कंटिन्यू हो और वो डिफरेंट चल रहे हों, तो उसको कहेंगे आप, यहाँ पे कहेंगे इर्रेशनल नंबर है। तो ये रैशनल और इर्रेशनल के बारे में आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझाया, साथ इसकी डेफिनेशनें भी मौजूद थी। इंशाल्लाह इसको पढ़ें समझें तो आपको मज़ीद इसमें आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 में, अस्मा यूज़ 1.4 ऑफ हर मंथली पे चेक ऑन यूटिलिटी बिल्स and 1 divided by 10 of remaining for saving. If her last paycheck was rupees 6000.80, how much did she put in saving? इस सवाल के जवाब में हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक मिलेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूटिलिटी बिल्स हैं, फिर इसके अंदर से जो आंसर मिलेगा उसको फिर हम 6080 में से निकालेंगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अस्मा ने इस्तेमाल किया है 1/4 ऑफ मंथली पे चेक, तो हम सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे आंसर में पे चेक। वो इसके पास अभी अमाउंट नज़र आती है कि वो उनको मिला था यहाँ पे रुपीज़ 6000.80। अब पहली चीज़ हमने यहाँ से ले ली, दूसरी अभी इसने इस्तेमाल की यूटिलिटी बिल पे ऊपर उसने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, तो यूजेस ऑफ यूटिलिटी बिल सेकंड नंबर पे आ गया। अब यूटिलिटी बिल्स के ऊपर अमाउंट 1.4 उधर दी हुई है, तो आप लिख लेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 6000.80। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब 4 को चेक कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ से 2 कैरी हुए, 2 कैरी होके इस पे आए, 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 और 2 0 लगा लें तो 15, और अब 4 को जब इस पे करेंगे 2 4 ज़ा 8 0। अब आपके पास यहाँ जो इसका आंसर निकला वो यूटिलिटी बिल के हिसाब से निकला 1520। अब इसमें से हमने रिमेनिंग करना है कि कितना बच जाएगा, जो असल अमाउंट है उसमें से हम लिखेंगे रिमेनिंग। ये लिखा हुआ है आपके पास रिमेनिंग। तो 6000 जो असल अमाउंट थी 80 में से हम रिमेनिंग निकाल देंगे, जो अभी हमने रकम ली थी 1520 की, इसको इसमें से हमने लेस करना है। अब ये 0 आया, 8 में से 2 निकाले तो 6 बच गया, 0 0 यहाँ से 1 कैरी करेंगे, 10 5 में से निकालें तो 5, एक यहाँ बचने से यहाँ 5 बच गया था, 1 निकालें तो 4। तो इसका मतलब अब इसका आंसर जो हमारे पास बन के आया वो रुपीज़ में 4560 बना। अब इस पार्ट का दूसरे हिस्से पे हम चलेंगे, दूसरा हिस्सा मुकम्मल करते हैं। दूसरे में अब चेक कर लें, यहाँ इसके बारे में, इसकी सेविंग के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो आप सेविंग लिखेंगे। आप सेविंग उसके जो की है बिल्स के ऊपर 110 की सेविंग यहाँ नज़र है रिमेनिंग में, तो 110 मल्टीप्लाई सेम अमाउंट होगी 450060। अब जब इस 10 को ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो आप यहाँ से इसके साथ ख़त्म कर। अब जब 10 से इसको जब डिवाइड किया तो ये 450 1 के साथ निकले, और पॉइंट को जब इसके साथ किया तो एक ज़ीरो पीछे आ गया और 6 उस तरफ चला गया। मतलब आपका जो ये रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पे 10 के साथ करें तो 4500.60 में अगर हम करें 10 के साथ इसको डिवाइड करें तो आपके पास सिर्फ रेफरेंस को यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, तो 450.06 आपके पास ये आंसर इस तरह निकलता है। तो ये आपके पास अभी आंसर आ गया, ये रफेबल में आपके पास मौजूद है। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रुकैया इज़ डेकोरेटिंग फॉर अ बर्थडे पार्टी एंड शी परचेज 20.7 feet of purple ribbon. She planned to use 1/3 of the ribbon in the drawing room and 1/2 for the remaining in the dining room. How much ribbon will she save left over? तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले आप इसका चेक कर लेंगे कि भाई इसका जो रिबन है वो कितना उसने परचेज़ किया है। तो पहले आप लिख लेंगे रिबन,
रिबन आपके पास है 20.7 फीट के साथ। आप यहाँ ये चीज़ समझ आ गई कि इसके पास है। तो सबसे पहला अब यूज़ कहाँ हुआ, जो इस्तेमाल किया गया, तो आपके पास आपका पहला आएगा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में इस्तेमाल वो हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 20 फीट से। अब 3 का टेबल जब हम मुकम्मल करेंगे, 3 को कर लीजिए 3 6 ज़ा 18, अब पॉइंट आया। अब 18 2 इधर चले गए तो 27 हुए। अब 27 को 9 बनेंगे, 3 9 ज़ा 27, तो ये 6.9 इसका फीट में आंसर आपके पास निकल आया। अब इसको, इस आंसर को रिमेनिंग से निकालना पड़ेगा आपको। जो उसके पास रकम बची है उसके अंदर से इसको निकालेंगे। रिमेनिंग आपके पास था 20.7, इसमें से हम इस रकम को निकाल देंगे 6.9 को, और इसका आंसर अभी निकल आएगा। अब यहाँ हल नहीं होता तो इसको एक पॉइंट यहाँ करना पड़ेगा 17 पे। 17 में से 9 निकालें तो आपके पास बच जाएंगे 8। पॉइंट का पॉइंट यहाँ से आपने जो कैरी किया था सबसे पहले, यहाँ 1 बच गया था, यहाँ 10 हो गए थे। 10 में से यहाँ किया था तो 17 हो गई, यहाँ 9 बच गए। 9 में से अब आप निकाल दें 6, तो आपके पास 3 बच जाते हैं। और यहाँ जो 2 था, एक कैरी किया था तो 1 बच गया। अब आपके पास ये जो फीट में आ रहा है 13.8। अब दूसरा पार्ट इसका शुरू करेंगे जिसमें उसने 1.2 इसने सेकंड जब डाइनिंग में इस्तेमाल किया। अब इसको शुरू करेंगे। डाइनिंग रूम, वो आपके पास अभी अमाउंट दी जा रही है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई जो आपके पास रिमेनिंग का आंसर था 13.8 के साथ। इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 का टेबल कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी होगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, 18 हो जाएंगे। और 2 9 ज़ा 18, इसका मतलब इसका आंसर अभी आपके पास निकल के आया 6.9 फीट। अब ये दो आंसर आपके पास हो गए। अब लेफ्ट आवर इसके पास बच क्या गया, तो जो आंसर आपके पास मौजूद था इसमें 13.8 में, इसमें से अब 6.9 को आप निकाल दीजिए। तो अब यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएंगे। 18 में से 9 गए तो 9 बच गया। यहाँ आपके पास 2 बच गए थे, तो इसको भी फिर आपको कैरी करना पड़ेगा। यहाँ 10 को 12 में से 6 निकाले तो 6, तो इसका मतलब अब आपके पास जो बचने वाली रकम है ये फीट में 6.9 आपके पास यहाँ इसके आंसर में बच गई।